हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ जिस कड़ी से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी कड़ी से पढ़ाई चलती होगी। बस आप ऐसे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो हम पढ़ रहे थे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का मतलब था कि भाई साहब इसमें एक ऐसा समीकरण युग्म, मतलब कि युग्म मतलब जोड़ा, मतलब इसमें दो समीकरण बनेंगे इसमें जो कि रैखिक होंगे, मतलब और उन दो समीकरणों की घात क्या होगा, एक होगा। ठीक है सर, ये सब बेसिक चीजें था, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, ये सब हमारा सब कुछ ही था। हम इसमें हम बेसिक अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रश्नावली 3.1 लगाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, तो प्रश्नावली 3.1 में है क्या, देखो इसमें देखो मेन चीज ये है भाई साहब, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, दो रैखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, और ये जो समीकरण बनता है ये ग्राफ पे क्या दर्शाती है, तो पिछले वीडियो आप देख चुके हो कि भाई साहब ये ग्राफ पे एक रेखा दर्शाती है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, जब युग्म है मतलब दो समीकरण है मतलब दोनों जब इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पे दिखाया जाएगा तो हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है सर। अच्छा, यदि जब ये दो रेखाएं हैं तो अब इनके गुणों के बारे में हमने बताया था क्या, कि ये कब संगत होंगे कब असंगत होंगे, कब ये प्रतिच्छेदी होंगी, कब ये समांतर होंगी, कब ये संपाती होंगी, कब इनके एक हल होंगे, कब इनके अनेक हल होंगे, कब इनके कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और इन समीकरण को सबसे पहले हमने बड़ा बनाया समीकरण अगर हमको दिया है तो इनके हम कितने विधियों से हम इसको हल कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है सर, ये सब पिछले बेसिक वीडियो में रह चुका है। ठीक है, सब कुछ हमने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले जाके बेसिक वाला देखो, उसके बाद आप आओ। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा कि भाई साहब हम सीखें कि समीकरण बनता कैसे, किसी भी समीकरण को बनाते कैसे। जैसे गणित में किताब में दे दिया हिंदी में, अब हिंदी में दे दिया तो उसको मेरे को बीज गणितीय रूप में लिखना पड़ेगा, यानी एक्स वाई ABCD में लिखना पड़ेगा। हिंदी पढ़ के ABCD वाई में लिखना पड़ेगा। वह यदि हम लिख लिए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको आगे का उसको हम कैसे हल करते हैं ये हम पहले भी बेसिक में बता ही चुके हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली समीकरण को हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट अध्यायों में जो हम करेंगे उसको क्रम से हम हल करना सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या हम करने वाले ये पता चल गया। ठीक है, और हमारा क्रम सीक्वेंस क्या रहेगा, हमारा सीक्वेंस भी हमको पता चल गया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा चीज इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट आने वाला रहेगा हम वो भी करेंगे, हमारा सीक्वेंस से चलता रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज देखो, ज्ञान की बात यह है कि आपका मतलब पढ़ाई कैसे चल रहा है। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि देखो अपने सीरियसनेस को समझो। सीरियस मतलब सीरियस नहीं हो जाना है, लेकिन हाँ एकदम मजाक में भी नहीं लेना है। मतलब कि अगर आप 10% भी ध्यान दोगे तो भी आपका ये मजाक में यार कुछ है ही नहीं आपका सिलेबस। बस आपको कम से कम एक आराम से एक लेवल जो मेंटेन करना है उस लेवल तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए मैं हमेशा एक ही कहानी बताता हूँ कि भाई साहब या तो आप टैलेंटेड हो या तो आप नहीं हो। तो मान लो आप टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन यदि किसी चीज को अगर आपको समझना है या याद करना है तो अगर आप लगातार 100 बार लिख दो, मतलब 1 2 तीसरी बार 7वीं बार 18वीं बार 57 बार 67 बार 88 बार 99 बार 100 बार अब लगातार लिख दो, एक पूरा रफा भर गया। अब एक बात बताओ, जो चीज आपको समझना था वो आपको समझ में आया। जैसे यही सवाल जो मैं बता रहा हूँ, यही मान लो आपको गणित नहीं समझ में आता है तो आप जो बता जा रहा है उसी को उतना बार देख लो, कैसे नहीं समझ में आएगा। ओवरऑल अगर 100 बार करोगे तो आप खुद कहोगे नहीं सर समझ में आया। अच्छा, तो अच्छी एक बात बताओ, मेन मुद्दा था तुम्हारा समझना। ठीक है सर, समझना तुम्हें समझ में आया। हाँ, कैसे आया, एक बार में समझ के आ गया कि 100 बार में आ गया। ठीक है सर। अच्छा, मान लो आप टैलेंटेड बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब आप 100 बार मेहनत कर सकते हो। 100 बार मेहनत कर दो, कैसे नहीं आएगा। सब तुम्हारे माइंड का खेल है, बस ये है कि तुम करना चाहते हो कि नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इधर उधर भटकना नहीं है, हमें जो हमारा कर्म है वो करना है, बात खत्म। किसी प्रकार की कोई ज्ञान और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन बस इतना होना चाहिए कि भाई साहब जिन्होंने हमें इतने से इतना किया है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होगा, बात खत्म। तो चलो पढ़ते देखिए क्या है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने इसके बेसिक के बारे में आपको बता रखा था, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मेन कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 से हम स्टार्ट करेंगे कि हम किसी भी दो पद वाले रैखिक समीकरण को हम बनाए कैसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। अगर हमको बनाना आ जाएगा तो उसके हल करने की कितनी विधियां थी, 3 विधियां थी, और उन तीनों विधियों के बारे में हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक, वो बेसिक था। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट की बात करें तो सबसे पहले देखो इसमें कह रहा है कि आफ्ताब, देखो आफ्ताब है, देखो दो लोग हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन केवल एक ही समझना है, अगर एक समझ लिए तो क्वेश्चन उसके बाद आप कितना भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
पहला क्वेश्चन देखो इन्हें कह रहा है कि आफताब है, मतलब एक पिताजी आफताब है, उनकी पुत्री है, ठीक है, ठीक है। अब जो आफताब है ना वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो दो बातों बता रहे हैं। पहला देखो दो लाइन वो कर रहे हैं, पहले लाइन से पहला समीकरण बनेगा, दूसरे लाइन से दूसरा समीकरण बनेगा, ठीक है। वो कैसे होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको समझो। इसमें देखो कह रहा है कि 7 जो आफताब है वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, मतलब 7 वर्ष पूर्व जो आफताब था तुमसे, मतलब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। यह पहला कंडीशन उन्होंने बताया, ठीक है सर। फिर दूसरी लाइन कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु घर आ जाऊंगा, ठीक है। ये दो चीजें उन्होंने कही। अब बस अब इतने में पूरा गणित खत्म। अब यही अगर आपको, अब यही दिक्कत यहीं पे होती है कि सर मैं यही नहीं बना पाता, ठीक है। देखो तो सबसे पहले इसकी सिंपल सी बात है कि तो देखो इसमें देखो निकालना होता है जनरली हमको वर्तमान, दोनों को वर्तमान आयु निकालना होता है, ठीक है। तो निकालना हो चाहे निकालना हो, अगर पूर्व या बाद वाली अगर आयु वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें हम वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। क्या मानते हैं, वर्तमान आयु, ठीक है, ठीक है। लॉजिक और अच्छी इससे जितने भी वैरायटी सवाल बनेंगे वो सब आपको बताएंगे। या भाई उम्र वाला सवाल है तो हम सबसे पहले उम्र वाला डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि भाई जो आफताब है उनकी वर्तमान आयु x है, और जो उनकी पुत्री है उनकी वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है, ठीक है सर। हमने मान लिया कि आफताब की कुछ वर्तमान आयु है और दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है। अगर अब दोनों की वर्तमान आयु है तो देखो पहला कंडीशन में दिया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो भाई साहब जब पिताजी को उम्र 7 वर्ष पूर्व, अगर देखो अगर इनका आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व इनका आयु कितना रहा होगा, x माइनस 7। तो 7 वर्ष पूर्व बेटी का भी तो आयु 7 वर्ष कम हो गया होगा, तो y माइनस 7 हो जाएगा। क्या सर आप कहना क्या चाह रहे हो, एक बार और से बताओ। देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो पहले चीज 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना होगा, यदि वर्तमान आयु x वर्ष है तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है सर। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना होगा, यदि वर्तमान आयु y हो तो y माइनस 7, ठीक है सर। अब देखो प्रश्न अनुसार कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, तो देखो बनाने का देखो लॉजिक यही है, पूरा सार यहीं पर है, यहीं पे तुम्हारा प्रश्नावली खत्म। अब चाहो तो यहीं पे वीडियो बंद कर सकते हो, बस इतना सीख जाओ क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं, मतलब कि सबसे पहले जिसकी बात करेगा उसको हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। उसके बाद फिर बराबर देखे, जो आगे की बात होगा उसको हम मतलब इक्वल टू साइन के हम बाद लिखेंगे। क्या सर क्या क्या क्या, सबसे पहले जो कहा गया है, जो सबसे पहले कहा गया उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगा के बाकी जो कहानी होगा उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं, मतलब 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, और मैं मतलब जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, आफताब को बोल रहा है। किससे बोल रहा है, अपने पुत्री से बोल रहा है। मतलब कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो होगी वो कितनी होगी, तुमसे मतलब अपने पुत्री से 7 गुनी आयु, पुत्री की आयु की 7 गुनी होगी, ठीक है सर। अब प्रश्न अनुसार देखो ये कि क्या, तो 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु थी तो x माइनस 7 थी, तो ये x माइनस 7 किसके बराबर होगा, उसकी पुत्री का आयु कितना था 7 वर्ष पूर्व, आज से नहीं 7 वर्ष पूर्व वाली होगी, ठीक है। तो उसकी पुत्री का आयु 7 वर्ष पूर्व कितना, y माइनस 7 था, उसकी कितना था, उसका 7 गुना था, तुमसे 7 गुना आयु का था। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले आफताब लिखा जाएगा, बेटी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके जी, सबसे पहले अब बस देखो सवाल, अगर आपको कोई भी समीकरण बनाना है तो उसका पूरा लॉजिक एक ही है कि जो सबसे पहले बोला जाए उसको सबसे पहले लिखो। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा अगर समझ में आएगा तो आगे देखो, अब हमारा ये बन गया ना। अब इसको सॉल्व करना आसान है। इसको हमने ऐसे रह दिया, इसमें 7 से गुणा किया, इसमें 7 से गुणा किया, फिर यहाँ पे 7 को हम इधर ले लिया, इसको हम इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो -49 + 7 मतलब कि -42, x माइनस 7y बराबर -42। ये पहले हमारा समीकरण बन गया। उसी प्रकार से द्वितीय शर्त अनुसार क्या है कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी, इतना। तो लेकिन सर अब 3 वर्ष बाद ही क्यों निकालो, क्योंकि देखो प्रश्न में इन्होंने दिया है क्या कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की कंडीशन है, तो 3 वर्ष बाद वाला हम लगाएंगे, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो अब 3 वर्ष बाद की बात करें, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु जो है x+3 है, और उसके पुत्री की आयु जो है y+3 होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो कह रहे हैं क्या, 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु है ना वो किसके बराबर है। देखो सबसे पहले जो नाम लिया उसको आगे लिखो, फिर इक्वल टू साइन दो। सबसे पहले आफताब का नाम लिया था तो हमने आफताब को लिया, उसके बाद इक्वल टू साइन लिया, पुत्री की आयु का 3 गुना होगा, ठीक है सर। पुत्री की आयु लिख दिया, उसमें हम 3 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम इसका इसमें गुणा करते, इसको इसमें गुणा करके एक्स वाई को एक साइड करके अंक मान को इधर करके हमने इसको ऐसे ऐसे दर्शाते, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमने समीकरण बना लिया, ठीक है। अब इन समीकरणों को हल कैसे करना है, देखो हमने देखो 2 समीकरण बना लिए ना, ऐसे हमने करके 2 समीकरण बना लिए जो पुत्री के, ठीक है। अब इन समीकरणों को हल कैसे करना है ये आपको पहले बताया जा चुका है, पहले वीडियो में। कितनी विधियां थी, 3 विधियां थी। अब आपको उस प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है, वो भी अभी आ गया होगा भी, उसमें घबराना नहीं है, ठीक है सर। अच्छा हल करने का तरीका पता होगा तो ठीक है सर। अब मैं कहूँ आप एक काम करो, इसको ग्राफी विधि से हल करो। इसको इस प्रश्न में दिया था क्या कि समीकरण बनाओ और उनको ग्राफी विधि से हल करो, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहली बात देखो,
बीजगणितीय निरूपण, देखो इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रश्न है उसका बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। तो बीजगणितीय निरूपण तो आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। अच्छा, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो समीकरण एक के लिए बस हमने लिखा है फॉर एक, लेकिन आपको हिंदी में लिखोगे समीकरण एक के लिए सारणी, ठीक है, एक के लिए सारणी। तो आप एक्स का मान रखोगे, वाई का मान, एक्स का मान रखोगे, वाई का मान, वाई का मान रखोगे, एक्स का मान आएगा, ऐसे करके आप कुछ 3-4 बिंदु ज्ञात कर लोगे। उसी प्रकार से समीकरण दो के लिए 3-4 बिंदु ज्ञात कर लोगे अपने से। उसके बाद आप सही लाइन मतलब स्केल से खींचकर आप देखोगे तो आपको एकदम बिंदुआ बनेगा, उसको हल करोगे, देखो ऐसा आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब जब मतलब जैसा भी आएगा कोई भी ग्राफ बनेगा, तो मैंने रैंडमली बना दिया है, लेकिन जैसा भी ग्राफ बनेगा वो आपको उसको लिख लेना है, ठीक है सर। मतलब आपको करना कैसे, मैं बस ये बताना चाहता हूँ, करना तो आप ही को है, क्योंकि पढ़ाई आपकी, हमारी पढ़ाई नहीं है, बस मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि करते कैसे, ठीक है सर। अच्छा, समीकरण 1 व 2 को हल करने के एक्स वाई का मान पता कर लो, वही उनके वर्तमान है, ठीक। तो समीकरण 1-2 को हल करके एक्स मान निकाल लो, एक्स और वाई को मनवा क्या था, इन दोनों के क्या था, देखो इन दोनों का वर्तमान आयु था। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान आयु बता दोगे। अगर मैं कहूँ कि आपसे 10 वर्ष बाद इनकी आयु बताओ, तो 10 वर्ष इसमें 10 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दो, और इन दोनों की देखो, जब हमें वर्तमान की पता है तो हम आगे के पीछे का कहीं के भी निकाल सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, मतलब आयु वाले सवाल में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3900 में एक क्रिकेट का कोच है जिन्होंने 3900 रुपए में 3 बैट और 6 गेंद खरीदा, और दूसरा फिर 1300 में 1 बैट और 3 बॉल खरीदा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस जो समस्या है इसको ग्राफी विधि, इसके मतलब इसको ग्राफी विधि से हल करो, या जो भी मतलब है। सबसे पहले तो हमको इसका क्या बनना है, समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब 3 बैट 6 गेंद का रुपया है, इतना बैट इतने गेंद का इतना रुपया है, तो अगर हमें कहीं से अगर 1 बैट और 1 गेंद का मूल्य पता चल जाए तब तो हमारी कहानी आसान हो जाएगी। तो हम वही करेंगे, क्या माना 1 बैट की कीमत X रुपया और 1 बॉल की कीमत Y रुपया। लेकिन सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि मुझको 1 बैट और 1 बॉल की कीमत ही X और Y मानना है, ठीक है। तो देखो हमको ऐसे पता था कि हमको इसमें प्रश्न में दिया था कि तो 1 बॉल और 1 गेंद का दाम बताओ, या तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि 10 बॉल और 25 गेंद का 25 बैट का क्या करो दाम बताओ। तो मतलब 1000 का या चाहे जितना, मतलब आपको अगर आपको 1 का पता रहेगा तब आप कितनों का भी निकाल सकते हो। इसलिए हम क्या करें, इसमें हमने माना है क्या, माना 1 बैट की कीमत X रुपया और 1 बॉल की कीमत Y रुपया। आप चाहो तो यहाँ पर 10 बैट की कीमत भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको उत्तर सेम ही नहीं आता, लेकिन खाली गुणा भाग बढ़ जाता, लेकिन आपको ऊपर नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 बैट की कीमत हमने लगा दिया, ठीक है, और 1 हमने अगर हमने ऐसा मान लिया तो प्रथम शर्तानुसार 1 बैट की कीमत, तो देखो टोटल कितने बैट लिया गया, 3, तो 1 बैट की कीमत X रुपया, तो 3 बैट की कीमत 3X रुपया, तो 3X रुपया हो गया, प्लस 6 गेंद, एक गेंद का जो है उसका दाम है Y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6Y रुपया, ठीक है। तो 3X + 6Y बराबर 39 रुपया, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है सर। उसी प्रकार से दूसरा, 1 बैट मतलब 1 बैट की कीमत X रुपया प्लस 3 बॉल यानी 3Y बराबर 1300 रुपया। अब हमें देखो, अब हमने इस समस्या को हमने बीजगणितीय रूप में लिख लिया, ठीक है। हमने मतलब कि इसको हमने हिंदी से हमने गणित रूप में लिख लिया। अब इसके बाद हमारा कहानी है, अब आप चाहो तो इसके ग्राफ पे भी दर्शाओ, अब चाहो तो इसको हल करके समीकरण बनाओ, आप जो चाहो तो करो। इसके बाद की जो प्रोसेस था वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। देखो, इन समीकरण को हल करने से प्रत्येक बैट और बॉल की कीमत पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब इन समीकरण को हल कर लो, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार देखो, समीकरण 1 के लिए अगर हम सारणी बनाए तो हमने अपने से मान रख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, फिर हमने दूसरे का भी मान निकाला। फिर दूसरा चीज हमने एक चीज और देखा, क्या, ये देखो इसमें देखो ना, अगर A1/B1 = देखो इसमें अगर A1/B1 A1/A2 B1/B2 C1/C2 करें तो इसमें एक जादू देखने को मिल रहा है, क्या, कि ये संपाती आ रही हैं, संपाती आ रही। इसका मतलब ये रेखवा, मतलब अगर इसका ग्राफवा खींचे तो ये दोनों रेखवा एक का रेखवा पे होंगे, मतलब ये दोनों एक का रेखवा पे होंगे। इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमको हल नहीं ज्ञात करना था, इसमें हमको क्या करना था, ओवरऑल हमको इसका मान ही निकालना था, ठीक है। तो देखो इसमें प्रश्न में दिया था कि अब इसको ग्राफ पे दर्शाओ, तो केवल आपको यहीं तक जाकर रुक जाना था, इसका आंसर नहीं ज्ञात करना था। लेकिन फिर भी अगर आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो वहाँ पे A1/B1 A2/B2 हमने किया था ना, तो देखो अगर आप करोगे तो आपका ग्राफ लगभग, देखो इसमें ये डाटा क्या है कैसा है वो हमको नहीं पता, लेकिन मैंने बस ये दिखाने का प्रयास किया है कि भाई सब ये दोनों है एक ही बिंदुओं पर होंगे, क्योंकि देखो A1/B1 = B1/B1 = C1/C2, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसका मतलब ये हुआ क्या, कि ये दोनों जो है ये संपाती हैं, और संपाती हैं तो इनका जो ग्राफ पे जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, समझ में आना बिल्कुल। देखो अब इसको अपने से अच्छे से खींच लेना, ठीक है। अगर आप देखो क्या करना है, देखो इसमें मानते हैं क्या कि पैमाना, देखो पैमाना 1 सेंटीमीटर और 100 है। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्या है कि बहुत लंबा है यार, इतना हम जैसे 100 200 300 400, अब 400 बार थोड़ी खींचोगे, उसमें माना जाता है क्या, कि माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई।
तो इसको हमने मान लिया, मतलब देखो 1 सेंटीमीटर का होता है ग्राफ पे, तो 100, 200, 300, 400, 500, अगर मैं कहूँ 150, मतलब कि यहाँ पे बीच में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है, तो बेसिक चीज़ है, तो आपको 9वीं में ही बताया जा चुका है। खैर आपको अगर नहीं भी आता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है यार, तो छोटा चीज़ आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा यह था कि भाई आपको वो बनाने आ रहा है कि नहीं समीकरण, वो हमें आपको सिखाना था, जो मैं इसमें पूरा कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या करें। तीसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया था, और 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 300 रुपया हो गया, तो इसी बीजगणितीय और ग्राफी रूप में दिखाओ। देखो इनका कहने का मतलब है, देखो ये हमारा समस्या दिया है, अब इनको क्या करना है, हमको ग्राफी रूप में दर्शाना है। तो देखो अब इसमें देखो 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 3 केजी ऐसा सब कुछ दिया है, लेकिन अगर 1 केजी का मूल्य हमको साफ साफ पता चल जाए तो हमारा कहानी आसान हो जाएगा। तो क्या करो, 1 केजी का मूल्य निकाल लो, ठीक है सर। तो अब देखो वही मानेंगे, मतलब देखो प्रश्न को देखोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसको करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमने मान लिया कि भाई 1 केजी सेब का जो मूल्य है 100 रुपया है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 22 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो प्रथम शर्तानुसार, अब प्रथम शर्तानुसार मतलब ये प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि देखो 2 केजी सेब व 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया। इसका मतलब ये है, देखो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x रुपया हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर का दाम 22 रुपया, यही तो दिया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम कितना था टोटल, 160 रुपया था, तो बस 2x प्लस y बराबर 160, पहला समीकरण बन गया। उसी प्रकार से 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर का दाम कितना था, 300 रुपया था, तो हमारा दूसरा भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। अब देखो अब इन दो समीकरण है, अब इसको क्या करना, हमको ग्राफ पे दर्शाना है। अब ग्राफ पे दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 के लिए भी सारणी बनानी पड़ेगी, समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाने के लिए। देखो हमने बना लिया, समीकरण 1 के लिए सारणी ऐसा बनाया, तो समीकरण 2 के लिए सारणी ऐसा बनाया। देखो समीकरण 1 के लिए भी सारणी हमने ऐसा बनाया, समीकरण 2 के लिए भी सारणी हमने ऐसा बनाया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको फिर हम ग्राफ पे दर्शा लेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें हम अपने मन से वैल्यू रखना है, आप चाहे तो कुछ भी वैल्यू रख लो, एकदम आंसर आपका सही आने वाला है। जब ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ताकि अगर आप एक बार अपने से करो ना, तब आपको समझ आएगा, समझ में आए। देखो पहली बार तो गलती होगी, फिर धीरे धीरे करोगे आपको समझ में आएगा, फिर अगर एक बार समझ में आ गया अपने से, तब तो आपको लगेगा कि नहीं मुझको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने इसको बना लिया ना, चूंकि अगर हमें इसको ग्राफ पे दर्शाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी प्रकृति क्या है। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ सही बन रहा है कि नहीं। तो देखो इसमें क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इस हिसाब से यह तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, मतलब अगर इसको ग्राफ पे दर्शा जाए तो इन दोनों रेखाओं द्वारा बना समीकरण जो है ये क्या होगा, ग्राफ जो होगा समांतर रेखा दर्शाएगा, ठीक है सर। तो मतलब समांतर रेखा दर्शाना चाहिए, तो हमने पहले के लिए भी साढ़े बनाया, दूसरे के लिए भी साढ़े बनाया, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा ग्राफ लगभग कुछ इस प्रकार से बन सकता है, किसी भी प्रकार से बने ये रेखाएं, चाहे कहीं भी बने, लेकिन ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था प्रश्नावली 3.1। इसमें हमने जो कि सीखने वाला मुद्दा है जो था कि भाई साहब हम किसी भी ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ठीक है, हमारा स्टार्टिंग कैसे होता है, इसमें हमने छोटा सा प्रयास किया कि आपको समझा सकूं कि किसी भी ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। बाकी देखो मेन मुद्दा है पढ़ना। आप 10 में हो, हाई स्कूल में हो, आप अपनी अहमियत को समझो, आपका जो समय बहुत कीमती है, ठीक है ना, इधर उधर वेस्ट मत करो, बस केवल पढ़ाई पे फोकस करो, गारंटी है यार कुछ दिन तुम पढ़ो तुम्हें लगेगा यार मजा आ गया सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।